नमस्कार। गुफ्तगू एक संवादात्मक सत्र में द अनवाइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अविरल अभिलाष इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में हमने वाटरमैन ऑफ द बुंदेलखंड नाम से मशहूर डॉक्टर संजय सिंह जी व आदिवासी तथा दलित विमर्श के सुप्रसिद्ध चिंतक डॉक्टर अनुज लुगुन जी को आमंत्रित किया था और इस सत्र में आज हमारे बीच डॉक्टर रुक्मिणी मैम उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। मैम का परिचय अत्यंत विराट है और मैं देना शुरू करूं तो बहुत देर लगेगी, फिर भी मैं संक्षिप्त परिचय ही मैम का दे रहा। मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अपने दायित्व का सफलतापूर्वक समुचित निर्वहन किया है। अध्यापन के क्षेत्र में आपको 43 वर्षों का बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 वर्षों तक चुनी हुई सदस्य रही हैं। विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की भी आप सदस्य हैं। आप काव्य शास्त्र और भक्ति काल में विशेषकर तुलसी साहित्य की विशेषज्ञ हैं, पुरोधा हैं। आपके शोध का विषय बड़ा व्यापक और विस्तृत रहा है, जिसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार बहुत तरीके से प्रतिबिंबित होते हैं, लक्षित होते हैं। आपके शोध का विषय था तुलसी साहित्य पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव। एक बात यहीं और बताता चलूं कि इस लंबे मैम के अध्यापन काल में मुझे भी आपसे पढ़ने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और काव्य शास्त्र और भक्ति काल जैसे गुण विषय आपसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब संवाद की ओर चलते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए। मैम आदेश हो तो प्रश्नों की ओर चलें। अवश्य अवश्य जी मैम जी। जो सबसे पहला प्रश्न यही है मेरे दिमाग में कि जो आपका शोध का विषय था उसमें एक बात बड़ी रोचक और आश्चर्यजनक है कि जब शोधार्थी साहित्य में विज्ञान और कबीर में रहस्यवाद ढूंढ रहे थे, तब आप उस दौर में अपने शोध का विषय तुलसी साहित्य और श्रीमद् भागवत पर केंद्रित किया। इससे आप कैसे प्रेरित हुई? इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? हाँ अविरल, मैं आपको बता दूं कि मेरी रुचि प्रारंभ से ही भक्तिकालीन साहित्य में रही है और भक्तिकालीन साहित्य में भी विशेष रूप से तुलसीदास मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और जैसा कि आपने कहा कि यह विषय आपने क्यों चुना ऐसे समय में जब लोग इस तरह की विषयों पर बात कर रहे थे, चुन रहे थे, तो मैं ये चाहती थी कि मैं वास्तव में रिसर्च करूं। मैं इस तरह का रिसर्च का टॉपिक लूं जिसमें वास्तव में रिसर्च हो, जिसमें वास्तव में शोध हो। मतलब जिस विषय पर अभी तक किसी ने नहीं किया है उस विषय पर मैं शोध करूं। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण कथा को लेकर चलन, मतलब उसमें कृष्ण की कथा प्रमुख है और जो तुलसी साहित्य है उसमें राम की कथा प्रमुख है। फिर भी मतलब अभी तक श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्रभाव है वो कृष्ण काव्यों पर, सूरदास पर इस तरह से दिखाया जाता था। लेकिन मैंने तुलसीदास पर, जिन्होंने राम काव्य लिखा, उनके ऊपर श्रीमद् भागवत का प्रभाव दिखाया है। और मुझसे पहले केवल कुछ विद्वानों ने इस पर संकेत किया था, लेकिन वास्तव में किसी ने शोध नहीं किया था। तो ये एक मेरे लिए एक बिल्कुल वास्तव में शोध का विषय था। और इस विषय को लेने में मैं आपको आज बता रही हूँ कि मेरी सहायता की मेरे सर ने, जो एमफिल में मुझे पढ़ाते थे, क्योंकि भक्ति काल ऑप्शन के रूप में हमारे पास था एमफिल में। तो हमें पढ़ाते थे प्रोफेसर रमानाथ त्रिपाठी। उनसे पढ़कर तुलसी के प्रति
रुचि जागृत थी क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। दूसरे सर पढ़ाते थे प्रोफेसर ओम प्रकाश, हिंदी जी विभाग के, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो हेड भी रह चुके हैं। तो जी एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक विषय है, लेकिन उसमें जी बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है, बहुत अधिक ऐसा विद्यार्थी मुझे चाहिए जो बहुत गंभीरता से शोध करे। तो मुझ में मतलब मैं तुम में वो रूप देखता हूँ कि तुम ऐसे विद्यार्थी हो कि तुम इस तरह का शोध कर सकते हो। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें ये टॉपिक दे देता हूँ। मैंने कहा सर बताइए बताइए आप। तो सर ने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वास्तव में एक ऐसा विषय मुझे मिला है जिसमें मैं मेहनत कर सकती हूँ, जिसमें मैं शोध कर सकती हूँ, और ये मैंने काम किया। जी मैम, तो ये लोक मंगल की भावना, लोक रंजन की भावना, हाँ ये कैसे जुड़ाव कैसे हुआ इनका? देखिए, मतलब लोक मंगल क्या है, मतलब लोक मंगल और लोक रंजन, ठीक है। जब हम जी राम को लेते हैं तो राम का लोक मंगल रूप है, और जब जी कृष्ण को लेते हैं तो लोक रंजन रूप है। लेकिन जी जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें कृष्ण का केवल लोक रंजन रूप नहीं है। जैसे हम सूर काव्य पढ़ते हैं तो हम विशेष रूप से कहते हैं कि कृष्ण के लोक रंजन रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि प्रमुख रूप से सूरदास ने कृष्ण के युवा रूप का और बाल रूप का चित्रण किया। लेकिन जी श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण की कथा प्रारंभ से अंत तक है, तो उसमें उनका लोक मंगल रूप है, जो उन्होंने इतने अधिक राक्षसों का वध किया है, इतना लोक कल्याण किया है, वो सारे रूप भी हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का जुड़ाव कैसे हुआ। फिर जी हमें मतलब जो मैंने प्रभाव दिखाया है, यदि आप आगे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये मैं जी ठीक। जी मैम, एक प्रश्न इसी से और निकल करके आ रहा कि हाँ हाँ हाँ। भारतीय परिवेश और वैश्विक समाज को दिशा दिखाने में मानस कितना उपयोगी? देखिए, जो मानस है वो कालजयी रचना है। मानस देश और काल की सीमा से परे सार्वकालिक और सार्वभौमिक रचना है। उसे आप देश और काल की सीमा में नहीं बांध सकते। इसलिए मानस ने विश्व को और भारतीय समाज को हमेशा दिशा दिखाई है, दिशा जी दिखा रहा है और दिशा दिखाता रहेगा। तो मानस की जो प्रासंगिकता है वो ना कम हुई है और ना कभी कम होगी। मेरा एक शोध लेख भी आया था जिस मेरे शोध लेख का विषय था आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास। तो जी उसमें जी मैंने यही दिखाया था कि आज के समाज के लिए, आज के देश के लिए मतलब तुलसीदास कितना अधिक उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है, उसका कितना अधिक महत्व जी। और मैम, ये श्रीमद् भागवत के मूल सिद्धांत मानस में कहाँ कहाँ आए हैं? है। हाँ देखो, श्रीमद् भागवत का बहुत अधिक प्रभाव है तुलसीदास पर, और तुलसीदास का मुख्य ग्रंथ रामचरितमानस है, इसलिए रामचरितमानस पर तो बहुत ही अधिक प्रभाव है। तो जहां तक आप इसकी बात करते हैं तो उनके प्रतिपाद्य पक्ष पर भी और उनके जी प्रतिपादन शैली, मतलब तुलसीदास के जी प्रतिपादन पक्ष पर भी और प्रतिपादन शैली दोनों पर भागवत का प्रभाव है। तो जैसे हम प्रतिपाद्य पक्ष की बात करते हैं, तो जहाँ जी कथा वस्तु है, आप मुख्यतः सबसे पहले कथा वस्तु पर ही आइए। तो कथा वस्तु में जहाँ अवतरण का उद्देश्य बताते हैं कि क्यों अवतरण किया, अवतरण का कारण क्या था, बिल्कुल जी वही कारण अवतरण के कारण हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलते हैं कि भगवान के अवतरण का कारण क्या है, अवतरण के उद्देश्य क्या है। तो ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया आपको। इसी जी तरह से आप जैसे भक्ति सिद्धांत पर आ जाइएगा, तो जी भागवत की तो नवदा भक्ति आपको पता ही है कितनी अधिक प्रसिद्ध है। श्रवणम कीर्तनम जी विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जी बिल्कुल। तुलसीदास ने भी नवदा भक्ति का जो तीसरा कांड है अरण्य कांड, उसमें वो कहते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। तो जी उन्होंने भी उस नवदा भक्ति का चित्रण किया है, और केवल नवदा भक्ति का ही नहीं, जो भक्ति का महत्व है, भक्ति का जी जितना भी मतलब सिद्धांत है, वो हमें भागवत पुराण से प्रभावित होते हुए तुलसीदास दिखते हैं। और यही बिल्कुल। नहीं, दार्शनिक सिद्धांत पर भी, जैसे ब्रह्म
जीव, माया, जगत, लीला, इस पर। और इसके अतिरिक्त मैं छोटा सा उदाहरण आपको उनकी प्रतिपादन शैली का देती हूँ। जैसे अप्रस्तुत सामग्री है, जिन उपमानों को लेकर भागवत में चले हैं, जिन अप्रस्तुत सामग्री का प्रयोग भागवत में किया गया है, तुलसीदास में भी हमें उस तरह की अप्रस्तुत सामग्री और ये सब दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि तुलसीदास ने जो प्रकृति चित्रण किया, आपको पता ही है कि तुलसीदास ने जो प्रकृति चित्रण किया है वो उपदेशात्मक शैली में किया है, वो नीति से युक्त है। और विशेष रूप से उन्होंने वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन किया है। तो वर्षा ऋतु में जहाँ तुलसीदास कहते हैं कि दामिनी दमक रह न घनमाई, खल के प्रीति जथा तिर नाई, बिल्कुल इसी तरह की पंक्ति हमें भागवत में मिलती है। मेरा एक शोधलेख छपा है जी सॉरी, मानस पर भागवत की छाया। जी मानस पर भागवत की छाया बहुत प्रसिद्ध अनुवाद पत्रिका निकलती थी और निकलती भी है, उसमें मेरा ये छपा है। और मैंने उसमें पूरा दिखाया कि जहाँ विशेष रूप से जहाँ सूक्तियां हैं, जहाँ तुलसीदास ने सूक्तियों का प्रयोग किया है, वहां पर तो पूरे श्लोक, श्लोकार्ध, चरण बिल्कुल मतलब हमें लगता है कि भागवत का ही छायानुवाद है। लेकिन इतने बड़े जो प्रतिभा संपन्न कवि हैं, उन्होंने अपनी मौलिकता का पूरा परिचय दिया है। और तुलसीदास ने कोई वो चोरी नहीं किया है, उन्होंने तो प्रारंभ में ही अपने आप कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणी क्वचित अन्य तो वो तो स्वयं कह रहे हैं कि नाना पुराण। तो नाना पुराण में उन्होंने पुराणों के नाम नहीं गिनाए हैं, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय था और आज भी है पुराणों में लोकप्रिय श्रीमद् भागवत पुराण, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव तुलसीदास पर पढ़ा है और वो सब मैंने एक एक करके दिखाया। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार सभी प्रतिबिंबित हाँ। होते हैं, लक्षित होते हैं। तो यही मैं जब मैं इसको आपने जब मुझे इसको पढ़ने के लिए दिया था तो हाँ हाँ हाँ। बहुत मतलब मजा भी आ रहा था पढ़ने में कि इतना अच्छा शोध प्रबंध कैसे हो सकता है। तो और हाँ, इसलिए एक बात और मैं बताऊं कि आकाशवाणी पर मेरी एक वार्ता प्रसारित हुई थी जिसका जी विषय था भागवत के कृष्ण ही मानस के राम। नाम है जी भागवत के कृष्ण ही मानस के राम, ये मेरी वार्ता का विषय था। और जिसने भी सुना उसने बहुत मतलब पसंद किया इसको कि आपने किस तरह से मतलब ये दिखाया है। जी बिल्कुल। जी मैम। मैम आपने अपनी एमए तक की शिक्षा मेरठ से ली थी और फिर आप एमफिल और पीएचडी की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। तो बड़ा लंबा ये समय था, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोमांचित घटना अवश्य घटी होगी इस दौरान। कोई एक दो रचनाएं कोई एक दो घटनाएं हमारे साथ भी साझा अवश्य करें। जरूर जरूर अविरल, क्योंकि जी इतने लंबे समय तक पढ़ाई की है और जीवन की जो बेस्ट लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। ये एक स्वर्णिम समय होता है सभी के जी जीवन में। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से हर एक के जीवन में कोई ना कोई रोमांचक घटना या अविस्मरणीय घटना जरूर घटती है। मेरे जीवन में भी घटी और कुछ तो जी ऐसी है कि जिन्हें मैं यदि भुलाना चाहूँ तो भी नहीं भुला सकती। तो बिल्कुल। मैं उल्लेख करना चाहूंगी, आप दो कहें दो, तीन कहें तीन, तो मैं उन घटनाओं का तो उल्लेख कीजिए मैम। जी ठीक है। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक क्रम से ही लेती हूँ कि बीए जैसे ही हमने पास आउट किया तो एमए हिंदी कर रहे थे। और एमए जी हिंदी मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से किया है, ठीक है। जी और जी एग्जाम होने वाले थे, आप लोगों को पता ही है, जो पहले कॉलेज का एनुअल डे होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वो उस जी समय होता है जब हम दूसरी क्लास में आ जाते हैं, है ना। जी जी दूसरी क्लास में आ जाते हैं मतलब या कॉलेज बदल लेते हैं, तब जी होता है। तो इसी तरह से बीए का जो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे एनुअल डे बोलते हैं और कॉलेज लेवल पे कन्वोकेशन भी, तो वो था। और उसमें मुझे
क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइज मिलने थे, मैं उस कॉलेज की जहाँ से मैंने बीए किया, कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय, वहाँ की ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ, तो उसका गोल्ड मेडल था मेरे पास, मिलना था मुझको। और मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे बीए में, उन सभी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी थी, तो वो सारे प्राइजेस भी मिलने थे। तो क्योंकि हम एमए के एग्जाम होने वाले थे, हम बहुत पढ़ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, रात रात भर जाग कर पढ़ते थे। तो फ्रेंड्स, जो मेरी फ्रेंड्स थी बीए की, उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि इकट्ठे कॉलेज चलेंगे। तो हम एक फ्रेंड के घर पहुंच गए। उन फ्रेंड्स को ये था, उन्हें था कि शायद हम आगे नहीं पढ़ेंगे या क्या है, कि हम इस गाउन में जो बीए का है इसमें फोटो खिंचा लेते हैं। वो 3 फ्रेंड्स मेरी फोटो खिंचाने चलेंगी, फोटोग्राफर के। और मैंने कहा मुझे तो एमए के बाद खिंचानी है, मुझे बीए के बाद नहीं खिंचानी है। और मैं घर पर हूँ इस फ्रेंड के। और हुआ क्या कि अविरल मुझे नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। और वो फ्रेंड्स फोटो खिंचाने में लीन हो गई। जब वो घर आई तो देखा वो भी लेट हो चुकी थी, और मैं तो मस्त सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे जगाया कि अरे अरे उठो उठो उठो, देर हो गई देर हो गई। हम दौड़े दौड़े कॉलेज गए। कॉलेज गए तो देखा आधा फंक्शन निकल चुका था। अब हम, मेरी फ्रेंड्स भी क्योंकि होशियारी थी, मेरे बाद उनको भी प्राइज मिलना था, सबका नाम भूल चुका था, मेरा उनका सारा आधा फंक्शन निकल गया। बाद में जब फंक्शन खत्म हुआ तो हम अपने टीचर के पास, जो मंच संचालन कर रही थी, जो प्राइज अनाउंस कर रही थी, हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि हमारा प्राइज उन्हें दे दो, हमें दे दो। उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। वो कहने लगी कि फर्स्ट नंबर पे तुम्हारा था, इतने प्राइस थे, तुम नहीं आई, सेकंड पे जिसका था वो नहीं आई, थर्ड पे जिसका था वो नहीं आई, तुम लोगों को प्राइज अब नहीं मिलेगा। और हमको ना वो प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा, बहुत डांट लगाई। और ये प्राइज उन्होंने लगभग हमें 1 या 2 महीने बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दी। तो ऐसा भी लाइफ में होता है कि आपको इतने प्राइज मिले और आप सो जाएं, आप सो जाएं। तो ये एक ऐसी घटना है कि जिसे भुलाएं। एक दूसरी मैं बताती हूँ, दूसरी घटना है एमफिल की। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल कर रही थी, और मेरे मन में ना एक, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो एक बहुत भय था कि मैं दूसरे विश्वविद्यालय से आई हूँ। यद्यपि मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, 5 साल में पढ़ा चुकी थी वहां पर, लेकिन फिर भी दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली का नाम इतना है, और दिल्ली, ये था, बहुत डर था। तो इसलिए मैंने ना इतनी अधिक मेहनत की थी अविरल, मैं बता नहीं सकती, मैंने बहुत मेहनत की। तो हमारे रिटन पेपर हो गए, फरवरी में रिटन पेपर हो गए, और हम डेजिटेशन की तैयारी कर रहे थे। तो मैं रिसर्च फ्लोर पर, जो एसी हॉल था, उसमें बैठ के पढ़ा करती थी। जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं हो जाती थी, मैं उसी में बैठती थी, हमेशा बंद करवा के आती थी लाइब्रेरी को। तो अच्छा, मैं पढ़ रही थी, अपने डेजर्टेशन की तैयारी कर रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड क्या, मतलब जो मेरे साथ पढ़ती थी, वो आई मेरे पास, उसने मुझे पीछे से बोला बधाई हो, मेरी कमर को थपथपा के कि बधाई हो। मैंने कहा किस चीज की बधाई? कहती तुम्हारे हाईएस्ट नंबर है, हमें तो कभी ये मौका ही नहीं मिला। और मैं तुम्हें उस फ्रेंड का नाम बताऊं, उसका नाम जसविंदर है, और आज भी वो माता सुंदरी कॉलेज में प्रोफेसर है, दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज में प्रोफेसर है। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ विरल, कि मैं तो ये सोचती थी मुझे फेल ना कर दे, मैं बाहर से आई हूँ और यहाँ मेरे हाईएस्ट नंबर हैं। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने किताबें बंद की, छठ घर आई, उस समय फोन तो होते नहीं थे, आते घर पे हस्बैंड को बताया, ये सब। तो ये घटना भी मेरे लिए, एक घटना जो इन दोनों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अधिक रोमांचक है, वो मैं अब बताती हूँ। देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी, ठीक है, और मेहनत करने की तो आदत शुरू से ही थी, बहुत अधिक मेहनत की है। तो पीएचडी में भी ऐसे ही रिसर्च फ्लोर पर एसी हॉल में, हम जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती थी तब तक बैठे रहते थे। तो हमारे टाइम में हम, मतलब हम, ये कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम तो था ही नहीं, तो कैटलॉग में ही सारा दिन मेहनत करते थे, उसी से किताबें ढूंढते थे। और स्टैक हॉल, जहाँ हिंदी की किताबें सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी थी, वो ऊपर था।
तो वो ऊपर था स्टैक होल में, मैं गई, मैं अकेली थी, किताबें ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि स्टैक होल बंद होने का टाइम हो गया। और जब जी। मैं किताबें ढूंढ के जीने की तरफ आई तो जीना बंद, जीने को ताला जी। लग चुका था। और मैं बाहर कैसे निकलूं? उस समय बिल्कुल, मोबाइल तो बहुत दूर, लैंडलाइन भी नहीं होता था। तो बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आया, पूरे स्टैक होल में, इतना बड़ा हॉल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में, मैं अकेली, और नीचे से जीने को ताला लगा हुआ। वो तो थैंक गॉड कि ताला, मतलब जो ऊपर जीने का दरवाजा था उस पे नहीं था, मैं नीचे सीढ़ियां उतर आई और नीचे ताला था। मैंने दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, और थैंक गॉड कि किसी ने मेरी आवाज सुन ली, मेरे खटखटाने की। और वो बाहर से, उसने पूछा कौन है? मैंने कहा जी। मैं अंदर बंद हो गई हूँ, प्लीज खोल दीजिए। तो वो कहता मेरे अच्छा। पास चाबी नहीं है, मैं कहीं से चाबी लेके आता हूँ। तो वो जी। जितनी भी देर लगाई, लेकिन वो चाबी ले आया उस ताले की, और उसने ताला खोला, मुझे बाहर निकाला। मेरी जान में जान आई कि यदि आज ये मेरी आवाज नहीं सुनता तो क्या होता, किस किस को मैं बिल्कुल, प्रूफ देती, क्या कहती कि मैं कहाँ थी रात भर, और रात भर उस बिल्कुल। स्टेप होल में अकेली कैसे गुजारती। तो ये घटना तो मेरे लिए इतनी रोमांचक, इतनी अविस्मरणीय कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। ऐसी रही है अपनी स्टूडेंट लाइफ। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हम्म, मैम, अ, हम्म, अभी आपने कहा कि किस-किस को प्रूफ़ देती। तो हाँ मैम, हाँ। लड़की होने के कारण आज भी समाज में अनेक अवरोध हैं। लक्ष्य हम्म। तक पहुँचने में ये वजह आपको कितनी बाधक लगती हाँ देखो अविरल, अ, इसमें जो मुख्य हाथ होता है वो आपके माता पिता का होता है। और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पिता की सोच कैसी है, आपके पिता के विचार कैसे हैं। बिल्कुल, यद्यपि मेरा जन्म अति साधारण परिवार में हुआ, और अति साधारण भी क्या कहूँ, बहुत ही गरीबी में बचपन बीता है। और मेरे माता पिता बहुत साधारण से पढ़े हुए थे, लेकिन विचार उनके बहुत ऊंचे थे, बहुत प्रगतिशील थे। वे हमेशा कहते थे कि मैं अपनी लड़कियों को लड़का बनाऊंगा, मैं इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, इन्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगा। और उन्होंने हमारी माँ को सख्त हिदायत दी हुई थी कि इन लड़कियों से घर का कोई काम नहीं करवाना है। यदि ये घर का काम करेंगी तो इनकी रुचि उसमें हो जाएगी और पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। घर का काम तो ये किसी भी उम्र में कर लेंगी, और घर का काम सीखने में क्या है, कभी भी सीख लेंगी। तो हमारे पिताजी की सोच इतनी ऊंची थी, उसके कारण हमें, मतलब लड़की होते हुए भी कोई बाधा नहीं हुई पढ़ाई में, और हम पढ़ते चले गए और इस लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई अपनी शादी के बाद भी जारी रखी। अ, शादी मेरी हो गई थी, लेक्चरर बनने के बाद हुई है, मैं परमानेंट लेक्चरर थी सहारनपुर में, तो उसके बाद हुई है। लेकिन क्योंकि अब मेरा लक्ष्य बदल गया था, मुझे दिल्ली आना था और दिल्ली के योग्य अपने को बनाना था, तो मैंने एमफिल और पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। तो क्योंकि हम दोहरी भूमिका में जीते हैं, घर और बाहर, और दोनों ही भूमिकाओं को हमें बहुत अच्छी तरह उसका निर्वाह करना होता है। तो बहुत सारी, मतलब उस भूमिका को निभाते हुए, घर की भूमिका को निभाते हुए हमने पढ़ाई की है। लेकिन यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से मेहनत करो, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मैं, मतलब ये इस लक्ष्य तक पहुंच पाए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। मैम, ये हाँ जो हाँ। पीछे एक ट्रॉफी रखी है, इसकी भी कोई कहानी है? हाँ, ये जी, इसे भी बता दीजिए। जी। ये ट्रॉफी जो रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, क्योंकि मतलब हमारा समय, जब मैंने पढ़ाई की है, मैंने 76 में एमए किया था, 74 में बीए, और स्कूलिंग इससे भी पहले की थी। तो उस समय मतलब जिस संस्था में मैं पढ़ती थी, एक हमारी संस्था थी,
जिस वो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो जैन परिवार में हुआ है। उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लड़के लड़कियां सब पढ़ते थे। धार्मिक भी क्या, नैतिक शिक्षा दी जाती थी उसमें, नैतिक शिविर। तो उसमें ये वो उनका भी वहां पर भी एनुअल डे होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साल में एक दिन। और मैं बताऊं, मैं वहां की भी सर्वोत्तम छात्रा, ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ। जी, जी। तो वहां पर ये था, डिबेट होती थी एनुअल डे वाले दिन, और उस डिबेट में जो फर्स्ट आता था उसको ये ट्रॉफी मिल जाती थी। लेकिन उन्होंने ये नियम बना रखा था कि ये ट्रॉफी चल है, अगले साल वापस आएगी, जो फर्स्ट आएगा उसको मिल जाएगी। जी, और इसके साथ एक नियम और बना रखा था कि जो 3 साल तक लगातार डिबेट में फर्स्ट आएगा उसकी ये अपनी हो जाएगी। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं 3 साल तक डिबेट में फर्स्ट आती रही, और ये मेरी हो गई, और ये आज तक इसलिए मेरे घर पे है। यदि कभी इस पे बिल्कुल। ध्यान से देखोगे तो इसमें जितनी भी डिबिया हैं ये ओरिजिनल सिल्वर की है, चांदी की है। इसकी जितनी जी। भी डिबिया हैं सब पर अलग अलग का नाम लिखा है, अलग अलग विद्यार्थी का, जो पढ़ते अच्छा। थे उनके नाम लिखे हैं। और जो अंतिम 3 डिबिया हैं उस पर मेरा नाम लिखा है। तो इस तरह बिल्कुल। से ये मेरी बन गई। बिल्कुल। हाँ। मैम, पहले आपने उत्तर प्रदेश में पढ़ाया, फिर आप दिल्ली विश्व उत्तर प्रदेश के एक महाविद्यालय में पढ़ा रही थी, फिर हाँ आप हाँ हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंची। यहाँ तक का आपका सफर कैसे और कब प्रारंभ हुआ? देखिए, मेरा सफर तो बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैंने एमए किया, जी। और एमए का रिजल्ट आते ही मैंने लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। और शुरू जी। के 2-3 इंटरव्यू में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा सिलेक्शन हुआ मुन्ना लाल एंड जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज, सहारनपुर। ये कॉलेज भी मेरठ यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। मतलब जी। यूनिवर्सिटी नहीं बदली है, यूनिवर्सिटी वही है जिससे मैं पढ़ी हूँ, मेरठ यूनिवर्सिटी जी। से, मेरठ कॉलेज से। और वही यूनिवर्सिटी रही, तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरी उम्र मात्र 21 वर्ष थी तब, केवल 21 वर्ष। मैम, तो और क्या 21 वर्ष में नौकरी पाना पहले के जमाने में बड़ा सरल था क्या? ओ अविरल, नहीं नहीं, बिल्कुल सरल नहीं था। नौकरी किसी भी समय में सरल नहीं थी। अब तुमने जी। पूछा है तो मैं बता ही देती हूँ कि मेरा जो करियर था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा इस सेंस में कि बीए में भी, एमए में भी यूनिवर्सिटी में मैंने पोजीशन प्राप्त की है। इसके साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने जहाँ से बीए किया वहाँ की मैं ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट रही, उसका गोल्ड मेडल मेरे पास था। और यहाँ तक कि जहाँ से मैंने एमए किया, मेरठ जी। कॉलेज मेरठ, वहाँ की भी मैं सर्वोत्तम छात्रा रही हूँ, और उसका गोल्ड मेडल मुझे मिला है। और ये बात है 1976 की, ठीक है। और आप मेरठ कॉलेज को कोई साधारण कॉलेज ना समझें, वो एक यूनिवर्सिटी की तरह है। जी। आज का तो मुझे पता नहीं, हमारे समय में उसमें सभी कोर्स चलते थे। उसमें मतलब जितनी भी फैकल्टी हैं, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, ये तो थी ही। इसके साथ साथ एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, सभी तरह की कक्षाएं होती थी, और सभी के विद्यार्थी वहां थे। तो हमारे समय में लगभग 7,000 स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ते थे। और ऐसे कॉलेज से यदि मैं गोल्ड मेडल ले रही हूँ सर्वोत्तम छात्रा का, तो कुछ तो बात होगी। और इसके अतिरिक्त मेरे केवल एमए हिंदी में ही उस कॉलेज में हाईएस्ट नहीं थे, यूनिवर्सिटी में तो पोजीशन थी। पूरी आर्ट्स फैकल्टी में, मतलब आर्ट्स फैकल्टी में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब में मेरे हाईएस्ट थे। उसका भी मेडल, गोल्ड मेडल, मुझको उस कॉलेज से मिला था। तो जी। आप समझ ही सकते हैं कि यदि ऐसा कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा है तो, और ईमानदारी तो भी होती है। बिल्कुल। ऐसी बात तो नहीं है कि ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मतलब ये कुछ ईश्वर की कृपा मानिए कि ईश्वरीय कृपा मुझ पर रही है ये सब, और मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन डायरेक्ट परमानेंट नौकरी पर, मतलब मैं पहले दिन से ही मैंने परमानेंट नौकरी ज्वाइन की। तो इस तरह से मतलब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ मैंने बहुत लगन से काम किया। बच्चों के साथ मुझे बहुत, जो अपनी छात्राएं थी उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, वो भी मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। लेकिन हुआ क्या कि 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई, जी। और शादी हो गई दिल्ली में।
जब शादी दिल्ली में हो गई तो अब मेरा लक्ष्य बदल गया। अब मेरा लक्ष्य हो गया कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली तो जाना है, अपनी अस्मिता के साथ जाना है, अपनी अस्मिता को नहीं छोड़ना है। मैं दिल्ली तभी जाऊंगी जब मुझे दिल्ली में नौकरी मिल जाएगी। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने ठान लिया था। अब जब मैंने इतना बड़ा लक्ष्य रख लिया कि मैं दिल्ली तभी जाऊंगी जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो उसके लिए मैंने अपने को तपाया। मैंने बहुत अधिक मेहनत की। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल में एडमिशन लिया, और आपको पता है एमफिल में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी आसान नहीं रहा। उन दिनों भी इन्होंने मेरा रिटन टेस्ट लिया था, और उन दिनों भी इंटरव्यू हुआ था, तब सिलेक्शन हुआ था, तब एडमिशन मिला था। उसके बाद फिर एमफिल मैंने की यहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और जैसे ही मैंने एमफिल की, फिर पीएचडी की, और जैसे ही मैंने पीएचडी कर ली, तो पीएचडी के बाद फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने शुरू करे। ईश्वर की इतनी कृपा रही, एक तो मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ का, और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस का भी था, क्योंकि वहाँ पर एमए क्लासेस भी कॉलेज में होती हैं। तो मतलब शू में शू के 4-5 इंटरव्यूज में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में। और वो भी यहाँ पर भी मेरा डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट पर हुआ, यहाँ भी मैंने ज्वाइन किया, तो पहले दिन से ही परमानेंट पोस्ट पर ही ज्वाइन किया। और यहाँ भी मैंने अपनी नौकरी को बहुत बहुत एंजॉय किया। यहाँ भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय किया, बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से उनको पढ़ाया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, और इस तरह से मैंने अपना ये सफर पूरा किया। मैम, 21 वर्ष की आयु में परमानेंट लेक्चरर बनना, और फिर उसके बाद में उस समय तत्कालिक समय में आपको कैसा लग रहा था? बहुत बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक। और आपकी पहली इस क्लास कैसे हुई थी? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वो बिंब मेरी आंखों के आगे उभर गया है, वो चित्र मेरी आंखों के सामने घूमने लगा है। तो जब मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गई सहारनपुर, मेरठ से सहारनपुर गई, और कोई नहीं था हमारे साथ जाने के लिए। मैं बिल्कुल अकेली इंटरव्यू देने गई थी। उस शहर का मुझे पता भी नहीं था कहाँ है, लोगों से पूछ के कैसे बस पकड़नी है, कैसे जाना है, ये सब। और जब ज्वाइन करने गई तब भी बिल्कुल अकेले गई घर से। और जब मैं ज्वाइन करने गई, प्रिंसिपल के रूम में, ऑफिस में गई, तो उन्होंने जो हिंदी विभाग की हेड थी उनको बुलाया, और उन्हें कहा कि इन्हें टाइम टेबल दीजिएगा आप, ये हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी। उन्होंने जब मुझे टाइम टेबल दिया और मैंने देखा, तो मैं देखती रह गई, एमए क्लासेस। मतलब मैं एमए करके आई हूँ, और मुझे एमए को पढ़ाना है। मतलब बीए भी था, लेकिन मुझे एमए को पढ़ाना है। तो ये बहुत ही अधिक थ्रिलिंग, बहुत ही अधिक रोमांचक था मेरे लिए। और बाई चांस जब मेरी पहली क्लास हुई एमए में, एमए की मतलब जो टाइम टेबल के हिसाब से मेरा पहला पीरियड बन रहा था, जब मुझे पहली क्लास लेने जाना था, और एमए, और वो भी एमए फाइनल की। तो मेरी पहली क्लास ही एमए फाइनल में हुई। मैं एमए करके आई हूँ, एमए फाइनल को पढ़ा रही हूँ। वहां पर कुछ गर्ल्स मुझसे बड़ी भी थी, निश्चित रूप से। क्योंकि शायद आपको पता हो कि गर्ल्स ना बीए के बाद कुछ बीएड करती हैं, और फिर एमएड भी कर लेती हैं। उसके बाद फिर वो सोचती है कि नौकरी नहीं मिली तो चलो अब एमए कर लो। या उस समय में डबल एमए का भी प्रचलन था, कुछ एमए संस्कृत कर लिया तो चलो अब एमए हिंदी कर लो, कुछ डबल एमए कर रही थी। तो निश्चित रूप से जो मेरे सामने गर्ल्स बैठी थी, उनमें से कुछ गर्ल्स मुझसे बड़ी भी थी, कुछ बराबर थी, और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। तो एक बहुत ज्यादा मतलब रोमांचक तो था ही। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, साहित्य समाज को जागरूक करने और विकसित करने में साहित्य और साहित्य का विद्यार्थी आपके अभिमत से कितना और कैसे योगदान कर सकता है? देखिए, साहित्य का जो विद्यार्थी है, समाज को जागरूक करने के लिए में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसका दायित्व होता है। क्यों? क्योंकि जो साहित्य शब्द है, आपको तो पता ही है, यदि हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें या योग देखें, ये कैसे बना है, स प्लस हित। जो हित की भावना से युक्त हो, वह साहित्य है। तो जिसके मूल में ही हित छिपा है, जिसके मूल में ही कल्याण छिपा है,
तो वहाँ तो दायित्व बन ही जाता है कि आप समाज को जागरूक करें, समाज के प्रति आपकी कोई कोई दायित्व आपका बनता है। जी, और वो साहित्य का विद्यार्थी आप भी हैं और मैं भी हूँ, जो मतलब साहित्य पढ़ा रहा है, लेकिन विद्यार्थी तो हम जीवन भर रहेंगे, क्योंकि हर उम्र तक व्यक्ति सीखता है, हम आज भी सीख रहे हैं, तो विद्यार्थी मैं भी हूँ। तो इसलिए साहित्य के विद्यार्थी की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है और उसे इसका निर्वहन करना चाहिए। और वैसे भी मतलब जो मुझे लगता है कि समाज को नकार के नहीं नहीं चला जा सकता, क्योंकि साहित्य तो बिल्कुल। वैसे भी समाज का दर्पण है। आपने भी ये पढ़ाई होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब किसी भी समय के समाज को यदि हमें देखना है, उसका प्रतिबिंब देखना है, तो हम उस युग के साहित्य को पढ़ें। जैसे मैं हमेशा आपको जी, मतलब आपको क्या मतलब हर क्लास में उदाहरण देती थी कबीर का, कि कबीर के जी, समय में आज की तरह कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल तो था ही नहीं, जो अप्रस्तुत जी, के रूप में इनका प्रयोग करते, उपमान के रूप में इनका प्रयोग करते और अपनी जी, बात को इनके माध्यम से कहते। तो उनके युग में जो था, उनके युग में कुम्हार मिट्टी से बर्तन जी, बनाते थे, उनके युग में जुलाहे अ, जी, बुनते थे, ठीक है। उनके युग में वो हाथ की चक्की थी, जी तो मैम, उन्होंने उन्हीं चीजों को अप्रस्तुत के रूप में प्रयुक्त किया, उन्हीं चीजों को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया और अपनी इतनी गहन गंभीर बात कही, दो पाटन के बीच में साबित भयो ना कोई, या फिर झीनी जी, झीनी बीनी चदरिया। तो इसलिए जी, जब हम समाज से ही ग्रहण कर रहे हैं और उसमें जो कवि है, रचनाकार है या लेखक है, जो भी है, वो उसमें अपनी कल्पना का समावेश करके और उसमें थोड़ा आदर्श लाकर उसे रमणीय रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह साहित्य जी, होता है। तो इसलिए समाज के प्रति तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व है ही। जी मैम, बिल्कुल मैम। हम्म, हम सभी लोग चूंकि साहित्य के ही विद्यार्थी हैं, तो ये मन में रहता है कि हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं हाँ या हमारा क्या हाँ योगदान हाँ हो सकता है। हाँ मैम, आपका, मैंने बताया कि और हमने पढ़ा भी कि लगभग 43 वर्षों से अधिक का अध्यापन काल रहा है, और आपका अध्यापन काल 43 वर्षों से अधिक का रहा है। मैम, अनेक उतार चढ़ाव के बीच में और आज के अध्ययन अध्यापन में आप क्या परिवर्तन महसूस करती ठीक है विरल, मतलब 43 वर्षों में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हैं? बिल्कुल। परिवर्तन सृष्टि का मूल नियम है। जी, परिवर्तन निरंतर होता रहता है और तभी बिल्कुल। जीवंतता है। परिवर्तन होता है तो जीवंतता है। तो मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत परिवर्तन। जब हमने पढ़ाना प्रारंभ किया तो बिल्कुल हम पारंपरिक शैली में पढ़ाते थे, लेकिन एक मेरा व्यक्तिगत था कि मुझे शुरू से ही आदत है कि पढ़ाते हुए थोड़ा उसको रोचक बनाना, कि जो सामने के छात्र हैं वो ऊब ना जाएं और किस तरह से अपनी चीज को प्रस्तुत करना है कि वो बिल्कुल सजग बने रहे और ध्यान से क्लास को सुने। तो इसका मैंने शुरू से ही मतलब हमेशा क्लास में ब्लैक बोर्ड का एक तो बहुत अधिक प्रयोग किया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से ये होता है कि जो सामने छात्र बैठे हैं वो बिल्कुल सजग हैं। आप केवल बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो तो छात्र जवाही लेंगे, ऊब भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए दूसरा संवाद, मतलब बीच बीच में छात्रों से पूछना, कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ उनसे पूछना, जिससे वो बिल्कुल सजग रहे, ये तो है ही। इसके साथ साथ जैसे आप अध्यापन शैली में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय की मांग हुई, जैसे जैसे सिलेबस रिवाइव होते रहे, सिलेबस की मांग होती रही, तो हम भी अपनी अध्यापन शैली में परिवर्तन करते रहे। मैं आपको जी, बताऊं कि जैसे सबसे पहले आया समाचार लेखन, तो अब हमें क्लास में सिखाना है समाचार, तो मैं 5-6 अखबार घर से लेकर जाती थी और मैं बच्चों को बताती कि स्टूडेंट्स को बताती कि देखो मुख पृष्ठ पर किस तरह की खबरें आती हैं, हेडलाइन किस तरह से बनती है, अंदर कौन सी खबरें होती हैं, और यदि बाजार भाव की आपको खबरें देनी है बाजार की, तो वो अलग शैली में दी जाती हैं, चना लुढ़का दाल उछली, ठीक है। तो जी, जी, इस बिल्कुल। तरह से हमने परिवर्तन किया। इसके बाद
जैसे अब हमें मतलब सिलेबस में लग गया विज्ञापन लेखन, अब हमें विज्ञापन सिखाना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत प्रैक्टिकल हम बच्चों को अपने दिखाएं सुनाएं कि देखो इस तरह से विज्ञापन तैयार किए जाते हैं जिससे जो दर्शक है उसमें कौतूहल बढ़े, उस चीज के प्रति जिज्ञासा बढ़े, लेने की इच्छा बढ़े। तो वहां पर हमने अपनी शैली चेंज की। इसके साथ जी मैं और आप लोगों को आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने अध्यापन में निरंतर निरंतर नए प्रयोग किए और अपने को अपनी जो शैली है उसमें परिवर्तन करती रही। जैसे मैं उपन्यास जब मैंने पढ़ाए, और विशेष रूप से यदि मैं बीकॉम के विद्यार्थी को उपन्यास पढ़ा रही हूँ, तो उनमें तो पहले रुचि जागृत करनी पड़ेगी ना उपन्यास के बिल्कुल। प्रति, कि वो उस उपन्यास को पढ़ेंगे तभी उसकी समीक्षा करेंगे, उसमें कुछ समझेंगे। तो जी अविरल मैं मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैं ये बीकॉम की क्लास लेती थी और उसमें उनके दो उपन्यास लगे हुए थे। एक एक उपन्यास था कलियुग और दूसरा उपन्यास था चित्रलेखा। तो मैं ये जी देखती थी कि इस पे कोई पिक्चर बनी है क्या, कोई फीचर फिल्म बनी है क्या जो मैं उपन्यास पढ़ा रही हूँ। तो जी बाई चांस उन दोनों उपन्यासों पर मुझे फीचर फिल्म मिल गई। और कॉलेज में क्योंकि हमारे सब तरह की सुविधा थी, हम प्रोजेक्टर लगा सकते थे सेमिनार हॉल में, और ये दोनों उपन्यास कलयुग मुझे आज भी याद है, उसमें रेखा थी, वो मैंने पूरी वो पिक्चर छात्रों को दिखाई, बहुत उन्होंने फिर इंटरेस्ट लिया। इसी तरह से चित्रलेखा दिखाई, उसमें मीना कुमारी थी, तो फिर उन्हें उपन्यास पढ़ने में भी आनंद आया, उन्होंने पढ़ा, तो इस तरह से मैंने शैली बदली। इसके अतिरिक्त मैं एक और बताऊं, एक पेपर मतलब अभी अभी लगा था कुछ साल पहले, हिंदी जी सिनेमा। जी तो बाई चांस मुझे भी ये पेपर पढ़ाने के लिए मिल गया। अब मैंने देखा कि उसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं, 4 पिक्चर लगी हुई हैं, जैसे मदर जी इंडिया लगी हुई थी, और जी दीवार लगी हुई थी, मुगले आजम लगी हुई थी। तो जी मैंने और इनकी समीक्षा करनी थी। अब यदि मैं छात्रों को बहुत आसान काम भी कर सकती थी, ये कह सकती थी कि तुम अपने लैपटॉप पे या यूट्यूब से इस पिक्चर को देखना, चलो कल आके समीक्षा करेंगे। मैंने कहा नहीं, इनके ऊपर छोड़ा तो ये जरूरी नहीं है देखें। तो मैंने कॉलेज में ये तीनों पिक्चर्स उन छात्रों को दिखाई और पूरा उन्हें पिक्चर हॉल का एक आभास, मतलब एहसास उन्हें हुआ, बिल्कुल वैसे ही प्रोजेक्टर, पूरी शांति, पूरी लाइट ऑफ, उस तरह से करके मैंने उन्हें मदर इंडिया भी दिखाई, मैंने उन्हें मुगले आजम दिखाई, मैंने उन्हें दीवार दिखाई। और उसके बाद फिर क्लास में उसकी समीक्षा कि इसके कैसे, मतलब उस सारी उन्हें समझाई, उनसे पूछी। तो छात्रों ने इतना अधिक आनंद लिया, इतने अधिक खुश हुए कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं भी गया इसी था तरह से मैम अच्छा पूरी आप भी देखने गए में थे। भी गया था। ओके। तो मैंने फिर वो पूरे कॉलेज के लिए मतलब खोल दी थी कि कॉलेज का कोई भी छात्र जो इन पिक्चर्स को देखने आए, खुला निमंत्रण था कॉलेज के सभी छात्रों के लिए। तो बहुत छात्र आए, बहुत एंजॉय किया। इसके अतिरिक्त मैं और परिवर्तन आपको बताऊं कि एक बार मैं पेपर पढ़ा रही थी हिंदी रंगमंच, जी और उसमें उसमें एक था कि जो भी नाटक आपने हाल ही में देखा है उसकी समीक्षा करिए। अब जी मैं यदि छात्रों को नाटक नहीं दिखाती हूँ और बिना दिखाए उसकी समीक्षा कर देती हूँ, तो मैं छात्रों के साथ न्याय नहीं कर। तो जी फिर उस समय मैंने ढूंढा कि किस नाटक का अभिनय चल रहा है, कौन सा नाटक का मंचन हो रहा है। तो मुझे मिला कि मंडी हाउस में रक्ताभिषेक नाटक का मंचन चल रहा था। मैंने जी अपने और अपनी क्लास के सभी छात्रों के टिकट मंगवाए और उन सभी छात्रों को मैं वो नाटक दिखाने के लिए ले गई। ठीक है। जी और फिर जी बाद में क्लास में मैंने उसकी समीक्षा कराई। सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में कि हाल ही में किसी नाटक की प्रस्तुति की वो कीजिए। तो जी छात्र इतने खुश, इतने प्रसन्न। तो इस तरह से समय समय पर बदलती रही हूँ। और इसके अतिरिक्त जैसे मैं नाटक का पेपर पढ़ाती थी, और जो जो नाटक कोर्स में लगे हैं, यदि उनका कहीं मंचन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में ये सुविधा है, आप देख सकते हो कि किस नाटक का मंचन हो रहा है और आप दिखा सकते हो। तो मैंने अपने छात्रों को भारत दुर्दशा भी दिखाया हुआ है, मैंने अपने छात्रों को ध्रुव स्वामिनी भी दिखाया हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने छात्रों को हमेशा ले जाती रही हूँ। मतलब एक व्यावहारिक जो अध्यापन है, मैंने उसको व्यावहारिक पक्ष के साथ जोड़ा है।
और अंतिम तो आप उसके गवाह हैं, उसके साक्षी हैं कि हम अंत में ई टीचिंग तक आ गए, ई टीचिंग तक। आपको पता ही है कि अचानक जब 2020 में मार्च में कोरोना आया तो 12 मार्च को यूनिवर्सिटी के बंद होने का आ गया था नोटिस, और यूनिवर्सिटी 16 मार्च को खुलनी थी। 16 मार्च को आप लोगों के साथ मेरी पहली क्लास होनी थी। तो हमने हार नहीं मानी, हमने यूनिवर्सिटी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की कि यूनिवर्सिटी क्या कहेगी कि अब कैसे पढ़ाना है। तो मैंने आपकी क्लास ली, पहली क्लास मैंने आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस से ली, दूसरी क्लास फिर हमें और मिल गया जूम पर ली, और इस तरह से यूनिवर्सिटी का आदेश तो बहुत बाद में आया कि आपको ई टीचिंग करनी है। और मैंने तो बहुत पहले से ही मतलब ई टीचिंग, तो मतलब आप देखिए कि कहाँ सन 1977 जहाँ बिल्कुल पारंपरिक ढंग से पढ़ाना शुरू करा था, और कहाँ 2020 जहाँ मैंने अपनी जो खत्म की है वो ई टीचिंग पर की है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत चेंजिंग आई दोनों में, और मुझे लगता है कि जब हम हाँ आमने सामने होते थे तो वो ज्यादा आनंददायी होता था। मैम हाँ आज हाँ भी बिल्कुल। जब हम काव्यशास्त्र बोर्ड पे समझते थे तो उसमें कुछ और ही मजे होते थे। वो तो लेकिन आपने आनंद। हम्म, लेकिन जब आप काव्यशास्त्र फिर से जब पढ़ा रही थी हमारे बाद में, तो हाँ हाँ आपने उसी लय में पढ़ाया था जिस लय में आपने हमको पढ़ाया था, और शायद बिल्कुल। मतलब मेरी वो लोग भी वैसे ही समझे हुए जी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि चाहे मैं ई टीचिंग से पढ़ा रही हूँ, लेकिन छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें मैं बिल्कुल उसी तरह से शेयर करके, जैसे ब्लैक बोर्ड शेयर करते हैं वैसे ही शेयर करके हर चीज उन्हें समझाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा भी आया था उस समय, और बहुत ही आनंददायी क्षण भी था वो हाँ हम सबके हाँ। लिए। मैम आधुनिक जो अगला प्रश्न जो मेरे मन में भी है, और हम्म, मुझे लगता है कि सभी साहित्यकारों हाँ के जो लोग लिख रहे हैं या जो लिखने की कोशिश करते हैं, या किसी की जो रचनाएं हैं उसको जब हम पढ़ते हैं, तब ये मन में हाँ। हमारे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक व समकालीन समकालीन हिंदी साहित्य केवल अनेक बिंबों व प्रतिमानों को ही नहीं बदला है, बल्कि उसमें नग्नता और अश्लीलता का भी समावेश हो गया है। इसे साहित्यिक स्वतंत्रता व विकास रूप में सहज किया जाए, या ये साहित्यिक पतन व मनमानी है जो समाज को केवल भ्रष्ट कर सकती है। इसे आप कैसे देखती अविरल, इस संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूंगी कि साहित्य को साहित्य ही रहने दो, हैं? बिल्कुल। और साहित्य का जो रूप है, जो उसमें गुण है रमणीयता का, वो जी। गुण उसमें रहने दो। और जो साहित्य जिस भावना को लेकर चला है, हित की भावना को लेकर, वो उसमें रहने दो। और साहित्य के माध्यम से हम यथार्थ के साथ साथ जो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करते थे, उस रूप को रहने दो। मैं तो यही बात कहूंगी कि हमें साहित्य को केवल मतलब उसे रिपोर्ट ना बनाएं, उसे कोरा यथार्थ न बनाएं, और उसे अपनी जो राजनीति जो स्वार्थ है, जो राजनीतिक स्वार्थ है, उसकी पूर्ति का साधन ना बनाएं। मैं तो इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगी। हाँ, ये अवश्य है अविरल कि आजकल जब मैं साहित्यिक सेमिनार अटेंड करती थी, तो कुछ विद्वानों को, कुछ कह रही हूँ, देखिए मैं सब नहीं कह रही हूँ, सब सब नहीं, तो कुछ जी। विद्वानों को जब मैं सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बोल रहे हैं इसमें साहित्य कहाँ है, कहीं दूर दूर तक भी साहित्य है इसमें। इसी जी। तरह से जब कभी मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठती थी, क्योंकि मुझे बहुत बार मौका भी मिला इंटरव्यू बोर्ड में कॉलेज में बैठने का, एज ए इंचार्ज, एज ए सीनियर मोस्ट लेक्चरशिप का मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स आते थे इंटरव्यू देने, उनमें काफी कैंडिडेट्स के जो शोध का विषय होता था वो इस तरह का होता था कि मैं सोच में पड़ जाती थी कि इन्होंने जिस जिस विषय को इन्होंने लिया है, जिस पर शोध किया है, इसका साहित्य से दूर दूर तक कोई संबंध है? इनके थीसिस में साहित्य का कहीं है, कोई है, कहीं साहित्य है? ये मैं सोच के ही रह जाती थी, कर कुछ नहीं पाती। बिल्कुल तो इस संदर्भ में बिल्कुल मैं ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहूँ। बिल्कुल।
बड़ी मतलब बात है कि लोग आज साहित्य को अलग दायरे में लेके चले जा रहे हाँ हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि इस पे हम सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता हो रही है। सभी को विचार करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ मैम, क्योंकि कुछ मेरे व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न हैं, और कुछ मुझे लगता है कि बहुत लोगों के, चूंकि साहित्य के बहुत से लोग हमको सुन रहे होंगे इस समय, ढेर हाँ सारे हाँ लोग हाँ सुन रहे होंगे, हाँ विद्यार्थी वर्ग भी सुन रहा होगा, तो उनके हाँ भी ये हाँ, प्रश्न जरूर। मैम लगातार मन में आ रहे होंगे कि हाँ हिंदी साहित्य का विद्यार्थी इस भौतिक और व्यापारिक समाज में अत्यंत भोला होता है। मैम, उसे कोई तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान भी नहीं होता है, तो रोजगार नौकरी के लिए सरबत उसके ऊपर दबाव बना रहता है। मैम, ऐसी परिस्थिति में वो उसे अवसाद पहुंचा सकती है। कैसे वो स्वयं को रोजगार परक और उपयोगी बनाए? हाँ, देखो अविरल, समय के साथ तो अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। जी ऐसा नहीं हो सकता कि समय आगे बढ़ता चला जाए और आप वहीं के वहीं रहो, आप उसके साथ अपने को नहीं बदलो। जब जी आप अपने को बदलोगे उसके साथ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए जी साहित्य का विद्यार्थी का भी इस समय यही कर्तव्य है कि उसे भी, मतलब, ठीक है, रुचि साहित्य की ओर है, रुचि अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी रोजगार कैसे पा सकते हैं, अपनी आजीविका कैसे चला सकते हैं, इस उसको भी तो नकारा नहीं जा सकता। तो उसके बारे में भी सोचें। और जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से आज जैसे आप जानते हैं आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यदि आपको ये नहीं आएगी तो आप कैसे समय के साथ आगे बढ़ोगे? हमने भी तो जी ई टीचिंग तक सीखा है ना। नहीं तो हम भी कह सकते थे कि नहीं, हम तो 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, हम क्यों सीखें। तो हमने सब सीखा है। तो समय के साथ आपको बदलना है, समय के साथ बदलना नहीं है, समय के साथ आगे बढ़ना है। प्राचीन पुराने को छोड़ना नहीं है और नए को अपनाना है। तो मैं ये कहती हूँ कि अवसाद नहीं, अवसाद की जगह उसे प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। किस तरह का प्रयत्न? आ, मतलब एक तो आप आपको कंपटीशन में आना है, औरों के साथ कंपटीशन में खड़ा होना है, तो आपको भी उसी तरह से तकनीकी ज्ञान सीखना है। दूसरा, यदि रोजगार की बात करें तो आज तो हमने सिलेबस बहुत अधिक चेंज कर दिया है, बहुत अधिक। और जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो ऑनर्स का है या एमए का है, उसको रोजगार मुख, रोजगार की ओर उन्मुख बना दिया है। जैसे आपको पता ही है कि उसमें मास कम्युनिकेशन आ गया, उसमें जर्नलिज्म आ गया, उसमें अनुवाद आ गया है, उसमें थिएटर आ गया, उसमें रंगमंच आ गया। तो विद्यार्थी अपने लिए अवसर तलाश सकते हैं। मतलब जो साहित्य का विद्यार्थी है, और विशेष रूप से हिंदी साहित्य का, वो ये क्यों सोचता है कि मुझे केवल टीचिंग में ही जाना है। टीचिंग के अतिरिक्त भी तो और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां में जा सकता है, और जहां उसे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके जी अतिरिक्त जैसे आप देखते होंगे, जितने भी ऑफिसेज हैं, विशेष रूप से जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उनमें हर जगह हिंदी ऑफिसर की एक पोस्ट जरूर होती है। तो आप टीचिंग के साथ साथ उधर भी कोशिश करें, उधर भी प्रयास करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यदि विद्यार्थी चाहे और वो प्रयास करता रहे, तो ये नहीं है कि वो मतलब पिछड़ जाएगा, वो औरों से पीछे रह जाएगा। बस जो ये है, वो है कि समय के साथ आगे बढ़ना। जी। व्यवहार से प्राचीन और सोच से आधुनिक। हाँ हाँ, जी। जी, ये बिल्कुल। मैम, किसी की कोटेशन मुझे याद आ गई, तो हाँ 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 इसलिए। मैम, आपका अध्यापन काल भी बहुत लंबा रहा है, लगभग 43 वर्षों का। मैम, इसमें से पहले 40 वर्ष के अध्यापन काल की कोई रोचक और अविस्मरणीय बात हो तो उसको जरूर बताइए। कोई 2-3 बातें जरूर साझा कीजिए। 3 वर्ष का बाद में पूछूंगा। ठीक है। तो जी अब मैं पूरे 40 वर्ष की यात्रा में न जाकर केवल पहले दिन की बात बता देती हूँ, क्योंकि पहले दिन जब मैंने पहले दिन क्लास में गई हूँ, और जी
मतलब स्टूडेंट्स मेरे सामने थे, तो उसी दिन इस तरह की घटना घटी कि मैं भूल ही नहीं सकती। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे टाइम में तो मतलब लैंडलाइन भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, और जो हमारे फ्रेंड्स थी, यदि वो हमसे बिछुड़ गई तो बिछुड़ ही गई, हमें उनका कुछ नहीं पता होता था कि वो कहाँ है। तो हुआ क्या कि जो बीए में मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, नीलम नाम था उसका, मेरठ में, तो हम एमए हिंदी करने लग गए मेरठ कॉलेज से। हमें पता ही नहीं वो कहाँ चली गई, अ, किस शहर में है। उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ और वो सहारनपुर चली गई, और वहीं से आगे की एजुकेशन उसने ली। तो हुआ क्या कि जब मैं क्लास लेने गई, तो मैं देखती हूँ क्लासरूम में जब गई हूँ कि मेरे सामने स्टूडेंट्स में मेरी फ्रेंड बैठी है। वो बैठी है और वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रही हूँ, बात हम कर नहीं सकते हैं, और मुझे पता ही नहीं था वो सहारनपुर है। तो जी अ, क्योंकि आपको पता है जब फ्रेंड्स हैं तो बहुत आत्मीयता का संबंध होता है, हम तू करके ही आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। और वहां मैं मैडम हूँ, इधर बैठी हूँ, वो सामने बैठी है, वो मुझसे बोले कैसे, एकदम तू कहने वाला मैडम पे और आप पे कैसे आए। तो वो मुझसे कॉलेज में नहीं बोली, कॉलेज में नहीं बोली, और क्योंकि मैं अकेली वहां पर रहती थी, मैंने बिल्कुल कॉलेज के से बहुत थोड़ी सी दूरी पर ही, जो पैदल की दूरी पर था 5 मिनट की, मैंने घर ले लिया था। वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर आ गई, वो कहती है तू यहाँ कैसे मैंने कहा देखा नहीं, मैं तो पढ़ाने आई हूँ, मेरी तो यहाँ नौकरी लग गई है। मैंने कहा जी तू अभी तक स्टूडेंट ही है, कहती मैंने पहले बीएड किया बीए के बाद, और अब मैं एमए कर रही हूँ। तो ये घटना मतलब मेरे लिए ऐसी थी कि मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो मुझे पता नहीं कि पिछले 3 साल से कहाँ है, और वो मेरे सामने स्टूडेंट्स के साथ बैठी हुई है। तो ये बिल्कुल घटना अविस्मरणीय है मतलब बिल्कुल मेरे बिल्कुल आंखों के सामने आज भी वो दृश्य घूम रहा है कि कैसे मैं इधर खड़ी हूँ और वो सामने बैठी है। बिल्कुल। अब उस हाँ, मैम वो जो 3 साल जो हमारे वाले हैं उसकी भी कोई स्मृति आपके जहन में हो? हाँ, वो उसकी तो बहुत स्मृतियां हैं, क्योंकि आ, तुम लोग मेरे लिए बहुत खास थे, खास हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दिन से ही बताया था कि तुम मेरे मतलब लास्ट बैच हो, स्टूडेंट्स के रूप में, मेरे छात्रों में तुम लास्ट बैच हो, इसके बिल्कुल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी। तो एक तुम जी लोगों से खास जुड़ाव था, और खास जुड़ाव का कारण केवल ये नहीं था कि तुम लास्ट हो, बल्कि जब भी मैं तुम लोगों को पढ़ाने जाती थी, तो तुम लोगों के चेहरे ऐसे खिल जाते थे, और इतनी प्रसन्नता तुम लोगों के चेहरे पर होती थी कि मैं देखती रह जाती थी, और मेरा मन करता था कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट दे दूं, जितना भी मैंने तुम्हारे सब्जेक्ट से संबंधित अब तक पढ़ा है वो सब मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारा मतलब जो भी मैं दे सकती हूँ अपना बेस्ट वो तुम्हें दे दूं। तो तुम्हारे वो खिले हुए चेहरे, तुम्हारी वो प्रसन्नता, तुम्हारी नहीं पूरी क्लास की, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो दिनेश का चेहरा, मुझे आज भी याद है वो निशा का चेहरा, और आज भी याद है वो कापे, क्या नाम था उस लड़की का, किरण काफी नाम था ना, किरण, किरण किरण का चेहरा, हाँ किरण का, सूरज का, मिथिलेश का, सबके चेहरे, विमल का, मुझे आज भी याद है, क्योंकि सब इतने प्रसन्न होते थे, इतने प्रसन्न होते थे, जैसे मैं तुम्हारी क्लास लेने के लिए आती थी कि मैं क्या हूँ। फिर भी बिल्कुल फिर भी एक घटना तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, और तुम पूछ रहे हो तो मैं अब बताऊंगी जरूर कि हम कॉलेज में डायमंड जुबली अपने कॉलेज की मना रहे थे, और जी ये दिन था 27 जनवरी 2020, और बिल्कुल मुख्य अतिथि के रूप में हमने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी को बुलाया हुआ था, और जी मैं ही मंच संचालन कर रही थी। तो बिल्कुल मंच संचालन करते हुए तो तुम लोगों से मैं मिल नहीं सकती थी, निश्चित रूप से जब प्रोग्राम खत्म हुआ तभी मिल सकती थी। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और जो चीफ गेस्ट है वो चले गए, और मैं फील्ड में आई, क्योंकि सर्दी के दिन पे धूप, सुबह दोपहर का टाइम मतलब 12 बजे के लगभग का टाइम था, धूप बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे ही मैं ओपन में आई, फील्ड में आई, तुम सब इस तरह से दौड़े 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 मेरे पास आए, और तुम लोग इतने आतुर थे कि किसी तरीके से मैडम के साथ फोटो हो जाए,
और केवल बिल्कुल। तुम्हारी क्लास ही नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, जो तुम तो उस समय थर्ड ईयर सेकंड ईयर में थे, जो थर्ड ईयर जी, ऑनर्स के विद्यार्थी थे, जिसमें वो आनंद था, कपिल था, और भी राजू था, और भी बहुत सारे थे, वो सब भी तुम लोग, और जो उस समय फर्स्ट ईयर में थे, जैसे ये आशुतोष था, मोहम्मद कैश था, ये सब इस तरह से दौड़े दौड़े, आशु थी, ये सब ऐसे दौड़े दौड़े मेरे पास है, और सबको ये था कि किसी तरीके से मैडम के साथ फोटो हो जाए। तो बिल्कुल। तुम्हारे सबकी वो प्रसन्नता, तुम्हारे वो खिले हुए चेहरे, और तुम लोगों की जो आतुरता थी मेरे साथ फोटो खिंचाने की, वो मैं कभी भूल नहीं सकती जीवन में। और उस वो ये चीजें बहुत बल देती हैं, बहुत खुशी देती हैं, और लगता है कि मतलब हमारा जीवन सफल हो गया। जो हम छात्रों को देना चाहते थे, यदि छात्रों को वह मिल गया, तो हमारा जीवन सफल। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ये तो घटना मुझे भी बहुत अच्छे से याद है अच्छा, याद क्योंकि होगी, और तुम्हें वो फोटो भी याद होगी जो तुम लोगों ने बिल्कुल। मेरे साथ खिंचाई थी। और सभी ने, बिल्कुल। थर्ड ईयर ने, सेकंड ईयर ने, फर्स्ट ईयर ने, सारे छात्रों ने मिलकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, और मेरे साथ जो फोटो खिंचाई थी, बहुत ही और वो रोमांचक क्षण और जो फोटो मैंने खिंचाई थी वो खूब वायरल भी हुई था। हाँ, कुर्ते पैजामे में। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी मैम। हम्म, मैम, एक प्रश्न और जो हाँ। दिमाग में आ रहा है, मेरे ही से हम्म। संबंधित है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें मैं व्यक्तिगत प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कुछ। तो अच्छा। एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत और मतलब सभी से संबंधित हो सकता है, और सभी, विशिष्ट तो हाँ, आप हाँ, इसका हाँ। जब इसका उत्तर देंगी तो वो संबंधित ही उससे हाँ, हुई हो जाएगा। तो ठीक है। मैम, हमने जो 3 वर्षों के अध्ययन काल में कई बार हम लोगों ने आपके समक्ष कई अप्रिय स्थितियां पैदा कर दी थी, परंतु आपने संयम और स्नेह से उसे प्रिय बनाती रही। अनेक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच में आप कैसे क्रोध से बचकर सौम्य बने रहने की शक्ति पाती थी? जी। अविरल, जिसे तुम अप्रिय कह रहे हो, मैंने तो उन्हें कभी अप्रिय समझा ही नहीं, इसलिए मुझे बिल्कुल याद नहीं कि वो कौन सी ऐसी स्थितियां थी जो अप्रिय थी, क्योंकि मैं, मेरे लिए कभी अप्रिय नहीं, मैंने तो अपना काम अपना कर्तव्य समझ के किया हमेशा। और दूसरी बात क्या है कि मैं तुम लोगों की मेंटोर भी थी, याद होगा तुमको, तो मैं तुम लोगों की मेंटोर भी थी, तो एक एज ए पेरेंट्स, एक माँ के रूप में भी मेरा दायित्व था कि तुम लोगों को सबको साथ लेके चलना, सबको प्यार से समझाना, और क्लास में सद्भाव बना रहे, ये सारा, ये सब कुछ करना मैंने अपना दायित्व समझा, और मैंने ये किया। और जहां तक तुम कह रहे हो कि क्रोध, यदि मैंने कभी क्रोध किया होगा ना, तो दिखाने, तुम लोगों को दिखाने के लिए क्या होगा, वास्तव में नहीं किया होगा, अंदर से नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता है जो क्रोध है वो व्यक्ति के विवेक को हर लेता है, व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेता है। तो यदि हम मतलब टीचर्स, माता पिता अपनी संतान पे, अपने छात्रों पर क्रोध कर रहे हैं, तो वो उसके हित के लिए कर रहे हैं, वो उसके कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो अंदर से क्रोध नहीं कर रहे हैं, वो क्रोध का नाटक करते हैं। हमने भी यदि क्रोध किया, तो तुम लोगों को दिखाने के लिए कि तुम्हें लगे कि मैडम को आज तो गुस्सा आ गया है, क्रोध में है, और वास्तव में मैंने अपना कभी नुकसान नहीं किया, मैं क्रोध में कभी नहीं रही, मैं बिल्कुल शांत। और दूसरी बात क्या है कि हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें तो संभाव सिखाया जाता है। राम का चरित्र आप जानते ही हैं जी। कि सुख में भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं, और दुख में भी वैसे हैं, ना वो सुख में बहुत सुखी होते हैं, ना दुख में बहुत दुखी होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है, इतनी बड़ी बात, मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं वैसी हूँ या हम ऐसे हैं, नो, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के पथ पर चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं, अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन स्थिति करण, अर्घा बतारण असी प्रहारन में सदा समताधरण। तो समभाव, यदि व्यक्ति समभाव रखता है, समान रखता है, कहना चाहिए, तो फिर उसके सामने इस तरह की कोई प्रिय और अप्रिय घटना नहीं रह जाती, वो सबको बहुत आराम से उसको लेकर चलता है, मतलब उसका बहुत अच्छी तरह से उन परिस्थितियों का सामना कर लेता है, और उसमें से बाहर निकल जाता है, और अपने, मतलब जो भी उसके साथ है, छात्र हैं, उनको भी उस स्थिति से वो उबार बिल्कुल। बिल्कुल मैम। दें। मैम, एक क्वेश्चन साहित्य से और जो मुझे समझ में आ रहा था,
कि चूंकि हाँ हाँ हम आज साहित्यिक वार्ता ही कर रहे हैं एक तरीके से, हाँ हाँ तो हाँ हम लोगों को मैम साहित्य में जो साहित्य बैकग्राउंड से नहीं है या साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं या हिंदी से संबंधित उनका कोई संबंध नहीं है, तो वे कैसे हिंदी से अपना अपने आप को जोड़ें और कैसे वो साहित्य से जुड़ें और साहित्य को उन्मुख हों? देखिए, ये तो रुचि रुचि तो पैदा करनी ही होगी। और रुचि तब तक तो पैदा नहीं होगी जब तक आप कुछ सुने नहीं, कुछ पढ़े नहीं। यदि आपको पता ही नहीं है कि साहित्य क्या है, यदि आपको पता ही नहीं, किसी मतलब आपने कोई कविता सुनी ही नहीं, कोई उपन्यास पढ़ा ही नहीं, कोई कहानी पढ़ी ही नहीं, तो मतलब रुचि कैसे होगी। लेकिन मुझे मुझे फिर भी लगता है कि यदि हमें जो साहित्य से इतर विद्यार्थी हैं, जो साहित्य से इतर हैं, उन्हें हमें जोड़ना है, तो जोड़ने का सबसे जो अच्छा साधन मैं मानती हूँ, वो दृश्य मानती हूँ, श्रव्य को जी नहीं इतना मानती। कि श्रव्य के माध्यम से सुनकर व्यक्ति इतना अधिक नहीं जुड़ता है जितना दृश्य माध्यम से जुड़ता है। तो यदि आप जैसे कोई नाटक देखते हैं, या जहाँ भी काव्य पाठ वगैरह हो रहा है वो आप सुनते हैं, या जी कवि सम्मेलन हो रहा है आप वो सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपकी रुचि उसमें जागृत होती है, और फिर आप स्वयं उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एक बार रुचि जागृत हुई तो आप खुद ढूंढेंगे कि अरे कहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, अरे कहाँ नाटक हो रहा है, अब हमें बताना, हम जरूर जाएंगे। या कोई जी अपने आप उपन्यास मांगेंगे, कोई नाटक मांगेंगे कि ये पढ़ें। जी तो मेरा तो मानना यही है कि यदि किसी को जोड़ना है तो दृश्य माध्यम से आप जल्दी जोड़ सकते हैं जी बनिस्पत श्रव्य माध्यम से। और वैसे भी आपको तो पता ही है, हमने पढ़ा है कि काव्य के दो रूप होते हैं, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। तो दृश्य जो माध्यम है वो रुचि जागृत करने में ज्यादा सहायक होगा मेरे हिसाब से। मैम, हाँ एक हाँ हाँ क्वेश्चन, एक प्रश्न जो अभी कल से ही संबंधित है। कल कबीर दास हाँ हाँ जी का वो थी, जयंती थी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ मैम, कबीर के राम और तुलसी के राम पे बड़ी चर्चा होती है। इस हाँ हाँ इस हाँ इस पर आप क्या आपका क्या विचार है, क्या अभिमत है? हाँ। देखो, मैं तो जब भी कबीर पढ़ाने जाती हूँ और पहले दिन से ही क्लास में समझाती हूँ कि आपने क्या बोला, कबीर के राम और दूसरे क्या बोला है? मैम, तुलसी के राम, तुलसी के राम, तुलसी के तुलसीदास जी राम, के हाँ राम। हाँ जी हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ये कबीर के राम तुलसी के राम नहीं हैं, हमेशा कहती हूँ। क्यों? क्योंकि कबीर ने जिस राम शब्द का बार बार प्रयोग किया है, वो दशरथ सुत राम नहीं है, वे दशरथ के पुत्र राम नहीं है। वहां जी राम प्रतीक है ब्रह्म का। क्योंकि जो कबीर हैं वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। और जहां भी मतलब कबीर राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, फिर उन्होंने राम शब्द ही क्यों चुना? यदि वो जी दशरथ के पुत्र राम नहीं है, यदि वो तुलसी के राम नहीं है, तो उन्होंने राम को क्यों चुना? तो राम में जो रकार है इसका योग में, क्योंकि जो कबीर हैं उनके ऊपर हठ योग का प्रभाव है, योग का प्रभाव है, तो जो रकार ध्वनि है इसका बहुत अधिक महत्व है। और यहाँ पर जो राम है उसका मतलब है रमण करना। किसमें रमण जी करना? आत्मिक सुख में रमण करना। मतलब जो आत्मा का सुख है उसमें रमण करना। तो यहाँ राम वो प्रतीकात्मक है उस ब्रह्म के, वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है। जब तुलसीदास राम की बात करते हैं तो वो दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं, जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है। इस धरती पर जिन्होंने कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है, और जो लीला कर रहे हैं राम के रूप में, वो है राम है। तो दोनों के राम में अंतर है। ये मैं तो पहले दिन से ही समझाती हूँ छात्रों को कि जी दोनों के राम अलग हैं। हाँ हाँ जी जी मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया है कि कबीर के राम तुलसी हाँ के राम से भिन्न है। हाँ इस पे हम सभी हाँ लोगों को बहुत संशय रहता है।
कि कबीर के हाँ राम और तुलसी के राम एक हैं या भिन्न हैं। तो हाँ इसलिए क्या नाम है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया। हम्म मैम एक हम्म प्रश्न, मैम कई बार स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यार्थी अनिर्णय की स्थिति में होता है। ये चुनौती अनेक लोगों के सामने होती है, स्वयं मेरे सामने भी थी। एक मध्यम वर्गीय छात्र के लिए तो ये और कठिन घड़ी होती है। इस संधिकाल में एक छात्र कैसे व्यवस्थित हो, उसे क्या करना चाहिए? वास्तव में अविरल, तुमने बहुत एक सही प्रश्न मुझसे पूछा है। बहुत ही अनिर्णय की स्थिति होती है, लेकिन इसमें छात्र को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। संयम से इस रूप में कि उसे क्या बनना है जीवन में, और क्या बनने के साथ उसका करियर किस प्रकार का है, उसकी रुचि किसमें है, उस हिसाब से उसे आगे का चुनना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे मैं मतलब हमेशा कहती हूँ कि जो छात्र मीडियोकर हैं मतलब फर्स्ट डिविजनर नहीं है या बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हें कभी भी रिसर्च में नहीं जाना चाहिए। जी। क्योंकि रिसर्च में यदि आप जा रहे हैं तो आप अपना लक्ष्य रख रहे हो कि हमें टीचिंग में जाना है, कॉलेज टीचिंग में जाना है। तो इसलिए जो मीडियोकर छात्र हैं उन्हें पहले से ही ये सोच लेना चाहिए कि यदि हम टीचिंग में जाना है तो हम स्कूल टीचिंग के योग्य अपने को तैयार करें। स्कूल टीचिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे बीएड है या और भी कुछ मतलब चाहिए, तो उन्हें उस लाइन को पकड़ना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ छात्र मीडियोकर होते हैं और लेकिन वो सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं और एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी वगैरह में, क्योंकि मान लीजिए केवल 55% भी आ गए, एडमिशन तो मिल ही जाता है। तो एडमिट या किसी भी तरह से कर लिया, तो लेकिन फिर वो बाद में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए छात्र को देख लेना चाहिए कि मेरी रुचि किसमें है, मेरा किस तरह का करियर है। दूसरा मतलब मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि केवल एक टीचिंग ही ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन अब खुल गए हैं। यदि उसकी रुचि थिएटर में है तो उसे कुछ इस तरह का करना चाहिए कि जिससे वो एक्टिंग को अपनी लाइफ में प्रेफरेंस दे सके। या उसकी जो रुचि है पत्रकारिता में है तो उसे ग्रेजुएशन के बाद कुछ इस तरह का कोर्स करना चाहिए जो जर्नलिज्म है। और यदि उसकी उसको एक से अधिक दो लैंग्वेज पर कमांड है, उसको मान लीजिए उसकी अंग्रेजी अच्छी है, तो उसे कुछ इस तरह का रास्ता जैसे अनुवाद का रास्ता है वो चुन लेना चाहिए। तो यदि वो थोड़ा सा सोच विचार कर अपना रास्ता तय करता है तो मुझे लगता है कि मंजिल आसान हो जाएगी। तो उसे अपनी रुचि और अपनी मतलब उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या गुण है, किस तरह का उसका करियर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते का चयन करना चाहिए। और फिर जब हम कोई मतलब ठान लेते हैं मन में कि हमें ये करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अनुरूप मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमें मिल ही जाता बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है। हाँ मैम एक अंतिम प्रश्न जो मुझसे आपसे करना है हाँ हाँ कि हाँ आपके स्नेह और सौम्यता से बहुत कुछ सिखा देने वाली अद्भुत विनम्र व्यक्तित्व का सीधा छाप हम लोगों पर पड़ता रहा है। अब अपने लंबे अनुभव के आधार पर, अपनी जब आप सेवा के अंतिम पड़ाव पे भी आप मतलब वो हो चुकी थी, तो हम पुत्रवत छात्रों को और समस्त समाज को, पुत्रवत छात्रों क्योंकि मैं अपने आप को कह रहा, और समाज हाँ को हाँ भी आप कौन सा संदेश व गुरु मंत्र देना चाहेंगे? हाँ। देखो अविरल, एक तो मैं ये कहूंगी कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जी। यदि आप शॉर्टकट अपनाते हो तो वो उस समय तो लगता है कि हमारा लाभ हो रहा है या हमारा इतना समय बच रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में वो आपका साथ नहीं देता। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। जैसे मैं ऐसे काफी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़कर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से एमए के बाद पीएचडी कर ली कि यहाँ तो एमफिल करनी पड़ेगी, 2 साल और लगेंगे,
और फिर पीएचडी में इतनी अधिक मेहनत किसी और विश्वविद्यालय से करेंगे तो ना तो वो एमफिल के 2 साल बचेंगे, पीएचडी में इतनी मेहनत है, तो उन्हें पीएचडी की डिग्री तो मिल गई, लेकिन मैंने देखा वो न जाने कितने सालों तक नौकरी के लिए भटकते रहे और उनमें से अधिकतर दिल्ली में नौकरी नहीं ले पाए, फिर उन्हें कहीं और ही सेट होना पड़ा। तो ये मैंने अपने अनुभव से कि जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। दूसरी बात ये है कि जो भी काम आपको करना है पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से करना है। यदि आप काम अपनी पूरी मेहनत से करते हो, लगन से करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। और लक्ष्य यदि आप बड़ा निर्धारित करते हो और उस बड़े लक्ष्य के लिए फिर आप मेहनत भी तो बड़ी करोगे ना, मेहनत भी तो उतनी ज्यादा करोगे। तो यदि आपने लक्ष्य बड़ा निर्धारित किया है और बिना रुके निरंतर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक भी पहुंच पाओगे। दूसरी बात, विद्यार्थियों की दृष्टि से मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो सुनने वाले अधिकतर विद्यार्थी ही होंगे। तो बिल्कुल छात्रों को देखिए, जीवन में हर एक को, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, मेहनत तो जरूर ही करनी है। बस ये हमारे ऊपर है चॉइस कि मेहनत हम इधर करें या उधर करें। इधर से मेरा मतलब है छात्र जीवन में, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम कुछ सीख रहे हैं, तब करें या पूरे जीवन करें। क्योंकि मान लीजिए आप कोई छात्र जीवन में बहुत मेहनत कर लेते हो, तो फिर आपका जो बाकी का जीवन है वो बहुत आराम से व्यतीत होता है। आपको आजीविका के लिए मतलब जीवन भर घिस घिस नहीं करनी पड़ती। और यदि आप छात्र जीवन में मेहनत ना करके केवल और केवल सोचते हो कि केवल मटर गश्ती करे, केवल घूमे फिरे, ऐश करे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि छात्रों को घूमना नहीं चाहिए, छात्रों को मस्ती नहीं करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो मेहनत है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए भी निरंतर मेहनत करनी चाहिए। मतलब उसको एक तरफ रख के मौज मस्ती नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मान लीजिए जो छात्र पहले अपना जो जीवन है, छात्र जीवन है, वो केवल इसमें व्यतीत करते हैं, तो आप देखो वो जीवन भर आजीविका के लिए प्रयास करते रहते हैं और पूरा जीवन उनका वो उसी में घिस घिस करके ही व्यतीत होता है। तो इसलिए चॉइस आपके पास है, मेहनत तो आपको करनी है, इधर करो या उधर करो। तो मैं सोचती हूँ कि यदि मेहनत पहले कर ली जाए तो फिर सारा जीवन आप बहुत एंजॉय करते हो, बहुत आराम से व्यतीत करते हो। ठीक है। जी। और इसके बिल्कुल अतिरिक्त मैम। आपने कुछ और भी नहीं, बस इतना ही पूछा था ना मुझसे। जी मैम, हाँ यही गुरु मंत्र ही हाँ पूछा था, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। गुरु मंत्र की हम्म, बड़ी वो थी, बड़ी हाँ इच्छा भी थी, और आशीर्वाद के तौर पर एक मन भी था कि आपका आशीर्वाद स्नेह मिलेगा अंत में। तो मैम इस पर मुझे, जी हाँ हाँ बोलो मैम इस पर बोलो मुझे बोलो अभी ना। हाँ आचार्य हाँ विष्णुकांत हाँ। शास्त्री जी की कविता भी मैम याद आ रही है, दो चार हम्म, लाइन में। वो हाँ सिर्फ हाँ हाँ लक्ष्य को लेकर बात ही करते हैं। वो कहते हैं, हाँ मैम बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने। वो स्वयं से प्रश्न करते हैं इस कविता में कि हाँ बड़ा हाँ काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने। और तब वो उत्तर देते हैं, बड़ा लक्ष्य हाँ। हो, बड़ी तपस्या, बड़ा बहुत सुंदर। हृदय, हाँ, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे मिले सहे सहयोगी, दोस्त हमारा बहुत सुंदर। श्री राम का, यही प्रवृत्त कल्याणी, यही प्रवृत्त कल्याणी। मैम चूंकि बहुत सुंदर। राम का श्रेय बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ और इसलिए मैम ये मुझे याद आ गई। तो मैम यहाँ हाँ। पे इस कार्यक्रम को समाप्ति की नहीं, ओर ले मैं चले। हाँ, आशीर्वाद जरूर अंत में देना चाहूंगी। चलो तुम बिल्कुल बोलो। मैम, उसकी तो बहुत ही हाँ ज्यादा आवश्यकता है, बिल्कुल आप हाँ आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ। जी तो नहीं, यदि कुछ और इससे पहले कोई बात है तो आप कर सकते हैं। मैम, कुछ आपको हेलो। याद आ रहा हो, आपकी एक कविता कोई याद आ रही हो तो सुना दीजिए। आ, कविता मैंने देखो, मैं कविता बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, मैंने बहुत कम लिखी हैं।
और जी, कोई इस तरह की नहीं लिखी कि जो मुझे याद हो। बस मैं बता सकती हूँ कि मैंने जी, क्या लिखी। जैसे एक बार मैंने कविता स्त्री पर, मतलब बहुत कुछ इस तरह के वातावरण था और मन मान नहीं रहा था, तो चिर प्रताड़ित करके मैंने एक मतलब कविता लिखी थी जो स्त्री जी, पर ही थी। कि मतलब उसमें कुछ इसी तरह का भाव था कि पिता के घर से जब विदा करते समय ये कह दिया जाता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, और पति का घर में कह दिया जाता है ये घर तुम्हारा नहीं है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। मतलब इस तरह के भाव को करके लिखी थी। एक कविता मैंने लिखी थी भगत सिंह पर, क्योंकि जब ये घटना हुई थी जेएनयू की, तो वहां पर मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल भी मतलब ग्रहणीय नहीं था, उसकी जो मतलब तुलना है वो भगत सिंह से की गई, तो मन बहुत आहत हुआ। तब मैंने भगत सिंह पर एक कविता लिखी थी कि मेरी माँ ने भी सपना देखा था। तो इस तरह से मतलब वो करके और सारा कि ये भाव, और फिर बाद में मतलब क्या पता था माँ को कि ये होगा। इस तरह से भगत सिंह पे एक मैंने कविता लिखी थी मोबाइल पर। मतलब मुझे लगा था कि लोग असली समाजवाद की बात करते हैं कि मैं समाजवाद लाए या ये वो, असली समाजवाद तो मोबाइल लाया है। तो उस कविता का मैंने हेडिंग रखा था, मैं हूँ असली समाजवाद लाने वाला। तो लेकिन जी, मतलब इस तरह की नहीं है कि जो मैं कुछ सुना सकूं या मुझे कुछ याद हो। जी, लेकिन हाँ, इक्की दुक्की कभी जब बहुत उफनते हैं मन में भाव, तो लिख देती हूँ, लेकिन वो याद नहीं एक रहती। एक साड़ियों पे भी हाँ, कविता है आपकी। हाँ, तुमने याद दिलाई। वो तो क्योंकि हुआ क्या कि रिटायरमेंट नजदीक आ रहा था, तो अलमारी मैंने खोली, उसमें देखा इस तरह से साड़ियाँ तरतीब से लटकी हुई हैं। तो मुझे लगा कि ये भी कुछ कह रही हैं मुझसे, मुझसे ये भी जी, कुछ कह रही हैं। तब मैंने उन पर मतलब अपनी जो भावना है वो उनके माध्यम से अभिव्यक्त की थी, और लोगों ने बहुत इसको पसंद भी किया, इस कविता को। बिल्कुल। मुझे याद है कि वो हाँ, ये कहती हैं साड़ियाँ, अब मैं हाँ, नहीं निकलूंगी कभी भी इस कबर्ड हाँ, से, हाँ, और हाँ, हाँ, कभी हाँ। सफेद कभी नीले कभी पीले। तो मुझे याद आ रही। बिल्कुल। जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मैम, हाँ, अब हमारी पूरी इस अनवाइस मीडिया को जल्दी से आशीर्वाद दीजिए आप, ढेर सारा आशीर्वाद हाँ, मैम। और एक बात और बताता चलूं, मैं हाँ। अनवाइस मीडिया की तरफ से हम लोग एक पत्रिका निकाल रहे हैं, मैगजीन निकाल रहे हैं, अच्छा। जो हाँ, हाँ, हाँ। हार्ड कॉपी में होगी, और वो बहुत ठीक। शीघ्र ही हम निकालने के लिए प्रयासरत हैं। और हमने बहुत। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भेज भी दिया है। हाँ। तो हुँ। क्या नाम है, मतलब ये आपसे इसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए, और हाँ, आगे हाँ, हाँ, अनवाइस हाँ। मीडिया चलता रहे, खूब उन्नत ठीक है। करे, इसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो अभिनव, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो सुनने वालों में अधिकतर छात्र ही होंगे। इसलिए सभी छात्रों के लिए मेरा आशीर्वाद है, और जी, सभी दर्शकों के लिए जो सुन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मेरे से छोटे ही होंगे सुनने वालों में, तो कि निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आप अपने जीवन में उच्चतम मंजिल को प्राप्त करें, और जिस अभिष्टतम फल की प्राप्ति करें, उच्चतम मंजिल को प्राप्त करें। और इसके साथ साथ ज्ञान की मशाल को हाथ में लेकर आप केवल अपने जीवन को ही आलोकित ना करें, बल्कि अन्यों के जीवन को भी आलोकित करें। तो ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, और इस मीडिया के लिए, जो एंटरटेनमेंट मीडिया, जिसके माध्यम से मैं आज आप लोगों से जुड़ पाई हूँ, और आप मुझसे मेरे मन की बात पूछ पाए हैं, मैं आपसे अपने मन की बात कह पाई हूँ। तो इसके भविष्य के लिए भी मैं बहुत अधिक कामना करती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करे, बहुत फले फूले, और जिस पत्रिका की आप बात कर रहे हैं, पत्रिका निकालने की, वो बहुत जल्दी ही हमारे हाथों में आए, हम उसे पढ़ें, और उसका भी बहुत प्रचार प्रसार हो। और इस तरह से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत संजीदगी से, शालीनता से हमारे मन में जो विचार थे, जो हमारे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और हम सभी लोगों के वो काम आएंगे।
निश्चित ही जो हम सभी लोग देख रहे होंगे, जो हमारे साथ इसमें दर्शक होंगे, वो इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। जो साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो भी लाभान्वित हुए होंगे, जो नहीं भी होंगे उनको और लाभ मिला होगा मुझे लगता है। तो इसके लिए भी आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अमूल्य क्षणों में से हमारी अनवाइस मीडिया के लिए आपने क्षण निकाला, समय निकाला। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरी अनवाइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ, आभार करता हूँ। और साथ ही जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में दर्शक जो हमको देख रहे थे, उनका भी आभार, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए उनका भी मैं आभार करता हूँ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, जिसमें फिर एक मशहूर शख्सियत के साथ हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका।